नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रकाश सारण विजडम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा में आपके जो हिंदी वाला पोर्शन है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है क्रिया। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम या कार्य, काम या कार्य। और क्रिया की परिभाषा क्या हुई? किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। तो एक बार हम लिख लेते हैं क्रिया का शाब्दिक अर्थ। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ काम या कार्य, काम या कार्य। और क्रिया की परिभाषा क्या हुई? किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। क्रिया की परिभाषा किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ काम या कार्य, परिभाषा किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। अब बारी आती है क्रिया के भेदों की। क्रिया के भेद कितने होते हैं? मुख्य रूप से क्रिया के 3 भेद होते हैं। आप 12th तक पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। नहीं, क्रिया के 3 भेद होते हैं। एक कर्म के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा है काल के आधार पर। तो एक बार लिख लेते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा है काल के आधार पर। सबसे पहले हम लेते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अकर्मक और सकर्मक। सबसे पहले हम जान लेते हैं कर्म शब्द का अर्थ क्या होता है। कर्म शब्द का अर्थ होता है क्रिया के प्रभाव से, यानी कि क्रिया का प्रभाव का मतलब क्या हुआ? वर्तमान स्वरूप में बदलाव। एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद में अच्छे से समझा देता हूं आपको। सबसे पहले लिख लेते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया। कथन है क्रिया का कर्म का शाब्दिक अर्थ क्रिया के प्रभाव से है। और क्रिया के प्रभाव से मतलब, प्रभाव का मतलब क्या हुआ? उसके वर्तमान स्वरूप में बदलाव। प्रभाव का तात्पर्य उसके वर्तमान स्वरूप में बदलाव से है। एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे ही विजय है, इस विजय का दोस्त है धर्मेंद्र, विजय का दोस्त है
धर्मेंद्र। धर्मेंद्र ने विजय को बोला कि कल आज रात को मेरे मामा के चाचा के काके की बहन की शादी है तो तुझे चलना है। तो विजय ने सोचा कि डन, चल लेंगे, रात को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं रूम में अकेले को खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो रात को चल लेंगे, खाना खा के आ जाएंगे। अब जैसे ही शाम हुई, विजय सज धज के एकदम तैयार हुआ और चलने की तैयारी करने लगा। सोचा कि एक बार धर्मेंद्र को कॉल करके पूछ लेते हैं कि वो चलने को तैयार है या नहीं, नहीं तो कैंसिल हो तो फिर खाना तो बनाए टाइम पर। तो विजय ने कॉल किया और फिर वो निकला। रूम से जैसे ही बाहर निकला तो वहाँ से एक डाकू आया। उसके मन में तो चल रहा था कि मैं मिर्ची बड़ा खाऊंगा और गुलाब जामुन भी खाऊंगा और कचौरी भी खाऊंगा, सब खा लूँगा, है ना। लेकिन जैसे ही वो डाकू आया, उसने पिस्तौल दिखाई तो उसके मन में से सब गायब। सब क्या हो गया? गायब हो गया। अब मन में एक ही बात चल रही थी कि ज़िंदगी कैसे बचाएं, ज़िंदगी कैसे बचाएं। तो फिर उसके एकदम जैसे पहले विचार चल रहे थे एकदम शांत हो गए। तो प्रभाव का मतलब क्या हुआ? वर्तमान स्वरूप में बदलाव, यानी कि पहले जो विचार चल रहे थे वो अवरुद्ध हो जाना, कुछ समय के लिए स्थगित हो जाना। जैसे दो वाक्य लिखता हूं आपके सामने। राम लिख रहा है, दूसरा है राम पत्र लिख रहा है। देखिए पहला वाक्य है राम लिख रहा है, दूसरा वाक्य है राम पत्र लिख रहा है। देखिए राम लिख रहा है, लिखने का प्रभाव यानी कि क्रिया हो रही है। लिखने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? राम के ऊपर। किसके ऊपर? राम के ऊपर। लिखने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? राम के ऊपर। और यहाँ पर लिखने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? पत्र के ऊपर। किसके ऊपर? पत्र के ऊपर, क्योंकि किसको लिख रहा है? पत्र को लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। यहाँ पर राम लिख रहा है, यहाँ पर राम पत्र लिख रहा है। तो ये कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक, यानी कि इसमें कर्म नहीं है। ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। कौन सी क्रिया? सकर्मक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्म आ रहा है। कर्म क्या है यहाँ पर? पत्र। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। अंतर क्या है दोनों में? अकर्मक और सकर्मक दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, अकर्मक सकर्मक। फिर इनमें अंतर क्या हुआ? देखिए अकर्मक में क्या होता है? क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर? कर्ता के ऊपर। जैसे एक साइड ले लेते हैं अकर्मक और दूसरी ओर सकर्मक। दूसरी ओर सकर्मक। अकर्मक में क्या होता है? कर्म नहीं होता। क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता। कर्म का अभाव। और इसमें सकर्मक में कर्म होता है। कर्ता के साथ में कौन होता है? कर्म होता है। कर्म होता है। फिर अकर्मक में क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता के ऊपर पड़ता है। एक साधारण उदाहरण से अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर। किसके ऊपर? कर्ता पर। और यहाँ पर क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। एक साधारण सा तरीका है, मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो देखिए, ये यहाँ पर कौन है? क्रिया है। यहाँ पर क्रिया है। यहाँ पर ये कर्ता बैठा है। कौन बैठा है? कर्ता बैठा है। अब क्रिया को कहा गया कि क्रिया तीर चला। क्या चला? तीर चला। तो क्रिया ने तीर चलाया, जाके किसके लगा? कर्ता के लगा। किसके लगा? कर्ता के लगा। यानी कि क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? कर्ता के ऊपर पड़ा। थोड़ी देर में क्रिया को कहा गया कि क्रिया दोबारा तीर चला। तो क्रिया ने कहा कोई मतलब नहीं है, कर्ता के ही लगेगा। तो क्रिया को समझाया गया कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो उड़ता तीर गले में ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्रिया ने दोबारा तीर चलाया तो बीच में आ गया कर्म। कौन आ गया? कर्म। तो उड़ता तीर किसने ले लिया गले में? कर्म ने उड़ता तीर गले में ले लिया। यानी कि इसमें क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म के ऊपर पड़ रहा है।
देखिए अकर्मक में कर्म का अभाव होता है, यहाँ पर कर्म होता है। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो यहाँ पर कर्म पर पड़ता है। जैसे यहाँ पर राम लिखता है, यहाँ पर राम पत्र लिखता है। क्रिया क्या हो रही है? लिखने की। किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? राम के ऊपर। कर्म नजर आ रहा है कहीं? नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्म नजर आ रहा है, पत्र है। लिखने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? पत्र के ऊपर पड़ रहा है। यानी कि अकर्मक और सकर्मक में अंतर यही है। चलिए एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? यानी कि अभी समझाया मैंने, कर्म नहीं होता है, यानी कि क्रिया होती है वो बिना कर्म के आती है। क्रिया बिना कर्म के आती है। और क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है, कर्म के ऊपर नहीं पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है? केवल कर्ता के ऊपर पड़ता है। वह क्रिया जिसमें कर्म का अभाव हो, कर्म का अभाव हो और क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े। किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े। जैसे राम सो रहा है, धावक दौड़ रहा है। अब देखिए दो उदाहरण आपके सामने है। पहला है राम सो रहा है और दूसरा है धावक दौड़ रहा है। अब सोने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? राम के ऊपर पड़ रहा है या किसी अन्य के ऊपर पड़ रहा है? अन्य तो है ही नहीं, प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो ये कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। यहाँ पर धावक दौड़ रहा है तो दौड़ने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? धावक के ऊपर पड़ रहा है, तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहली होती है स्थिराबोधक अकर्मक क्रिया, दूसरी होती है गत्यर्थक या फिर यानी कि उसको कह सकते हैं कि गति कर रही है इसमें क्रिया, और तीसरी होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया के तीन उपभेद होते हैं। तीन उपभेद होते हैं। कौन कौन से? स्थिराबोधक अकर्मक क्रिया, दूसरी है यहीं ले लेते हैं पास में ही, गत्यर्थक अकर्मक क्रिया, और तीसरी है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब देखिए मैं दो वाक्य लिखता हूं आपके सामने। दो वाक्य आपके सामने हैं। एक में राम पढ़ रहा है और दूसरे में राम टहल रहा है। पढ़ रहा है वो स्थिर पढ़ रहा है या फिर कहीं गति कर रहा है? एक जगह स्थिर है तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? स्थिराबोधक। दूसरा है राम टहल रहा है यानी कि वो गति कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह टहल रहा है यानी कि वो गति कर रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? गत्यर्थक। कौन सी क्रिया होगी? गत्यर्थक। तो सबसे पहले हम लेते हैं
स्थिराबोधक अकर्मक क्रिया। इसमें कर्ता है वो स्थिर रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है। कर्ता क्या रहता है? स्थिर अवस्था में रहता है। कर्ता स्थिर अवस्था में रहता है। कर्ता क्या रहता है? स्थिर अवस्था में रहता है। जैसे राम सो रहा है, सीता पढ़ रही है। सीता पढ़ रही है, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? स्थिराबोधक अकर्मक क्रिया, क्योंकि अकर्मक क्रिया तो है ही, क्योंकि सोने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? राम के ऊपर पड़ रहा है। पढ़ने का प्रभाव सीता के ऊपर, तो इसमें अकर्मक क्रिया है ही है। लेकिन साथ ही साथ इसमें स्थिराबोधक अकर्मक क्रिया है। कैसे? कि राम सो रहा है, स्थिर है। अब आप कहोगे कि सर अगर प्रश्न आ जाए राम ट्रेन में सो रहा है, राम ट्रेन में सो रहा है, राम ट्रेन में सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? इसमें भी अकर्मक क्रिया होगी। कैसे? इसमें कर्म नहीं है। सोने का प्रभाव ट्रेन के ऊपर पड़ रहा है या राम के ऊपर पड़ रहा है? सोने का प्रभाव तो राम के ऊपर ही पड़ रहा है। अब वो भले ही ट्रेन में सो रहा हो या फिर बेड के ऊपर सो रहा हो या चारपाई के ऊपर सो रहा हो, चाहे कहीं पर भी सो रहा हो, लेकिन सो रहा है। सोने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? राम के ऊपर पड़ रहा है। दूसरी है गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। गत्यर्थक अकर्मक क्रिया, इसमें जो कर्ता होता है वो गतिशील अवस्था में होता है। कैसे होता है? गतिशील अवस्था में होता है। कर्ता गतिशील अवस्था में होता है। कर्ता गतिशील अवस्था में होता है। जैसे सीमा नाच रही है, धावक दौड़ रहा है। पहली बात तो इसमें अकर्मक क्रिया, यानी कि नाचने का प्रभाव सीमा के ऊपर पड़ रहा है, दौड़ने का प्रभाव धावक के ऊपर पड़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया है इसमें। लेकिन अकर्मक क्रिया का भी उपभेद पूछे तो इसमें गत्यर्थक अकर्मक, यानी कि गति कर रही है, वो नाच रही है। एक जगह खड़ी खड़ी तो नाच नहीं सकती, लेकिन वो गति कर रही है, दौड़ रहा है। एक जगह खड़ा खड़ा दौड़ नहीं सकता, उसको स्थान तो चाहिए दौड़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर दौड़ने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? धावक के ऊपर पड़ रहा है। तो इसमें अकर्मक क्रिया, और इसमें अकर्मक में भी गत्यर्थक अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, क्लियर है? तीसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण का मतलब क्या होता है? बिना पूर्ण। अपूर्ण का मतलब क्या होता है? बिना पूर्ण, यानी कि जिस क्रिया को संपन्न करने के लिए हमें पूरक शब्दों की आवश्यकता हो। पूरक शब्दों की आवश्यकता हो। किसकी आवश्यकता हो? पूरक शब्दों की। पूरक शब्द कैसे? जैसे एक बार इसका कथन लिख लेते हैं। जिस क्रिया को पूरी करने के लिए पूरक शब्दों की आवश्यकता हो। पूरक शब्द कैसे? जैसे देखिए, आप हो, तुम तो हो,
वह है। वाक्य अधूरा है। देखिए, आप हो, क्या हो आप ईमानदार हो। वाक्य पूरा हो गया, यानी कि पूरक शब्द का प्रयोग किया गया है। तुम तो बेईमान हो, तुम तो बेईमान हो, पूरक शब्द का प्रयोग किया गया। वह सैनिक है, पूरक शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये कौन सी क्रिया होगी? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। यानी कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें पूरक शब्दों की आवश्यकता हो। किसकी आवश्यकता हो? पूरक शब्दों की आवश्यकता हो। तो ये थी अपनी अकर्मक क्रिया। अगली लेते हैं हम सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर दो क्रिया हमने पढ़ी थी, अकर्मक और सकर्मक। दूसरी है सकर्मक। सकर्मक क्रिया। देखिए, सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? स का मतलब होता है सहित, स का मतलब होता है सहित, और कर्म का मतलब होता है कर्म, यानी कि कर्म सहित। कर्म का मतलब होता है कर्म, यानी कि कर्म सहित, कर्म सहित। जिस क्रिया में कर्ता के साथ में कर्म का भी प्रयोग हो, तो कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक क्रिया। परिभाषा लिखते हैं, जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग हो, सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था आपको, जैसे राम जा रहा है ना, वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण था। जैसे राम लिखता है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण था। लेकिन यहां पर जैसे राम निबंध लिखता है, राहुल किताब पढ़ता है। अब देखिए, लिखने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? राम के ऊपर पड़ रहा है या निबंध के ऊपर? यहाँ पर राम लिखने का प्रभाव निबंध के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ पर राहुल किताब पढ़ता है, तो पढ़ने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? किताब के ऊपर पड़ रहा है, राहुल के ऊपर नहीं। अगर आ जाता राहुल पढ़ता है, तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ता? राहुल के ऊपर पढ़ता है तो राहुल के ऊपर। लेकिन राहुल किताब पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? किताब के ऊपर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है एक कर्मक और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। एक बार लिख लेते हैं, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। एक है एक कर्मक क्रिया और दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें एक कर्म हो, और द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म हो। अब एक कर्म दो कर्म, ये कौन सा फंडा है? ये कैसा फंडा है? तो देखिए, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, इसमें एक कर्म होता है। इसमें क्या होता है? एक कर्म होता है। जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है। यानी कि इसमें केवल और केवल एक कर्म है। ये राम तो इसमें क्या हो गया? कर्ता हो गया। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। और पत्र क्या हो गया? इसमें कर्म हो गया, यानी कि एक कर्म आ रहा है। वही अगर हम द्विकर्मक में देखें, वही हम
द्विकर्मक में देखें, द्विकर्मक का मतलब होता है दो कर्म। जिस क्रिया में दो कर्म आए, जिस क्रिया में दो कर्म हो, जैसे राहुल सोहन को पत्र लिखता है। अब पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, यानी कि लिखने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? देखिए इसमें हम बात कर रहे थे द्विकर्मक, यानी कि दो कर्म आते हैं। दो कर्म, राहुल तो यहां पर क्या हो गया? कर्ता हो गया। राहुल क्या हो गया? कर्ता हो गया। कर्म कौन है? सोहन और पत्र, इसमें दो कर्म है, दो कर्म है। तो ये थी द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। एक बार हम तीनों को एक साथ में देख लेते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया को, और सकर्मक क्रिया के भेद भी। देखिए मैं 3 वाक्य लिखता हूं। राम लिखता है, राम पत्र लिखता है, राम लक्ष्मण को पत्र लिखता है। अब देखिए 3 वाक्य आपके सामने। एक में राम लिखता है, कौन सी क्रिया होगी इसमें? अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। राम पत्र लिखता है, पत्र यहां पर एक कर्म आ गया, क्या हो गया? कर्म हो गया। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। और तीसरा वाक्य तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक। कौन सी क्रिया? एक कर्मक क्रिया, यानी कि सकर्मक क्रिया है ही है, लेकिन सकर्मक क्रिया का एक कर्मक क्रिया है। राम लक्ष्मण को पत्र लिखता है, राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। लक्ष्मण क्या हो गया? कर्म हो गया। और पत्र भी कर्म हो गया, यानी कि दो कर्म है। यहां पर क्या कर्म है? कितने कर्म है? दो कर्म है, दो कर्म है। तो ये कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। ये थी अपनी कर्म के आधार पर क्रिया, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। कल हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के प्रकार। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।